व्यक्ति को आपने 1,75,000 की नौकरी दे दी, तो जब इसकी भनक हम लोगों को लगी तो कुटाई करने वाले थे, लेकिन तब तक बोरा बिस्तरा समेट कर वो खुद ही चले गए। तो अच्छी बात यह है कि हम लोगों को पता चल रहा है और हमारे अधिकारों पर पर इसका फैक्ट्स कैसे मानेंगे कि ये गलत है? गलत मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारे पास तमाम तथ्य हैं जो सीधे इंडिकेट करते हैं कि ये गलत है। कई हमारे पास कई मामले हमारे पास हैं। इसकी शिकायत हमने, ये मैं लेटर आपको जो दिखा रहे मुख्य सचिव साहब को हमने लेटर दी, तो वहाँ क्या स्थिति होगी जहाँ लाखों लोग आवेदन करते हैं, वहाँ तो यहाँ तो एक व्यक्ति को पकड़ नहीं पाई हमारी शासन व्यवस्था। देखिए कितनी संवेदनहीन है कि उन्होंने इस बात को नहीं पकड़ पाए। तो जहाँ लाखों लोग आवेदन कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, परीक्षा के लिए, वहाँ कैसे पकड़ में आएंगी ये चीज़ें? तो ये नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता। तो आप समझ गए होंगे कि आज तो ज़बरदस्त होने वाला है। कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं, और बड़ी बात यह कि कितने लोग पकड़ने वाले हैं जिनको पकड़ा जाएगा और जेल में ठोंसा जाएगा। ऐसे प्रवक्ता जिनसे आज हम सुनना चाहते हैं, सुरेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जब मुझे कल किसी ने बताया कि सुरेश सिंह से आप बातचीत करेंगे, तो मैंने 2-4 लोगों को बोला, तो उन्होंने कई सवाल आपसे जानने की कोशिश करने की, उनसे ये भी पूछना वो भी पूछना। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने सालों से आप बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मिल गया लोगों को रोजगार? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः जी। दरअसल ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। 2014-15 से हम लोग लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हम लोगों ने उठाए और तमाम लोग आज सलाखों के पीछे भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में तमाम तरह के भ्रष्टाचार का हमने खुलासा किया, और हमारे जो साथी हैं तमाम, बॉबी पंवार जी, राम कनवाल जी, तमाम अन्य लोग हमारे जो संगठन के सदस्य हैं, सड़कों पर संघर्ष किया, तमाम लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और तमाम लोगों को रोजगार भी मिला। और कुछ हद तक पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, किंतु कुछ हद तक पारदर्शिता लाने में हम कामयाब हुए। सख्त नकलरुद्धि कानून हम ला पाए और कुछ पारदर्शिता जो है परीक्षाओं में देखने को मिल रही है। पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते। अच्छा। लेकिन हाँ, आज इतना ज़रूर है कि बहुत हद तक, कुछ हद तक पारदर्शिता आई है। और निश्चित रूप से जो हमारे पहाड़ के लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, वंचित, शोषित, पिछड़े लोग थे, जो वो आज मुख्य धारा में आने के लिए जो तैयारी कर रहे थे विभिन्न कोचिंग संस्थानों में, और नकल माफिया उनको खरीद कर ले जा रहे थे, नौकरियां बेची जा रही थी, तो आज युवाओं में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और युवाओं में एक लालसा जगी है कि नहीं, हमें तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि तैयारी करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज वो कई लोग, युवाओं के फ़ोन आते हैं, कई लोग जब हम जाते हैं, कई विभागों में, सचिवालय में चले जाते हैं, कई अन्य विभागों में चले जाते हैं, तो कई लोग, युवा जो हैं, हमें जानने वाले मिल जाते हैं कि आप हैं, आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर। तो एक बड़ी प्रसन्नता होती है और खुशी होती है कि हाँ, कहीं ना कहीं अगर हमने सड़कों पर संघर्ष किया है तो हमारी वजह से युवाओं के तो आप बहुत प्रिय हो गए। हाँ, तो ये वजह है इसके पीछे। सरकारी अफसर तो आप लोग से डरते कि कुटाई कर देते हैं। देखिए, हम गलत का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई नेता। कुटाई सच में हुई? और हुई है, अगर चला है ऐसा कहीं मीडिया में तो हुई होगी, और निश्चित रूप से आगे भी होगी। अगर कोई इस तरीके के भ्रष्टाचार यहाँ पर करेगा उत्तराखंड में और हमारे हकों पर डाका डालने का काम करेगा, तो उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने विगत दिनों देखा होगा कि 1,75,000 रुपये की नौकरी शहरी विकास निदेशालय में वहाँ की डायरेक्टर जो है नितिका खंडेलवाल द्वारा एक लखनऊ के व्यक्ति को दी गई, और 1,75,000 की नौकरी जिसमें हमारे पहाड़ के गरीब तबके के मैं समझता हूँ कि 10-12 युवा काम करते उतनी अमाउंट में, जो उतनी राशि में, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति को आपने 1,75,000 की नौकरी दे दी। तो जब इसकी भनक हम लोगों को लगी तो कुटाई करने वाले थे, लेकिन तब तक बोरा बिस्तरा समेट कर वो खुद ही चले गए। तो अच्छी बात यह है कि हम लोगों को पता चल रहा है और अधिकारी भी संभल जाएं। पर आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा ना कि जैसे चुनाव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शेड्यूल कास्ट की जगह अपर कास्ट चुनाव लड़ रहा है, भार का आरक्षण यहाँ दिया जा रहा है, ऋषिकेश में पासवान बन रहा है, मिस्त्री बन करके मेयर बन गया है, ये आपको क्यों नहीं चलता है पता? नहीं, देखो, बेसिकली यही मुद्दे को लेकर आज आपसे वार्ता मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। ये मामला सही कहा आपने कि बहुत से लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेकर और
बड़े बड़े पदों पर है। हमारी रिसर्च इसमें बड़ी डीप चल रही है। अच्छा। और आने वाले समय में बिल्कुल हम प्रदेश के ऐसे बड़े अधिकारियों का भी पर्दाफाश करेंगे जो गलत तरीके से यहाँ पर आरक्षण लेकर सेटल हुए हैं। उसमें कई पीसीएस अधिकारी हमारे रडार पर हैं। ऐसा है। ग्रुप सी के कई अधिकारी कर्मचारी हमारी रडार पर हैं। क्योंकि आप यकीन मानिए, आपने जिक्र किया ऋषिकेश का, लेकिन उससे पहले मैं और आपको जोड़ दूं, क्योंकि आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है और आरक्षण पर कुठाराघात करने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है और ना ही किसी ब्यूरोक्रेट्स को है। वो अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और उस पर बात करने का, उसमें संशोधन करने का, उसमें जोड़ने का, तोड़ने का, घटाने का, बढ़ाने का जो राइट्स है वो हमारी संसद को है। और उसमें भी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी की संस्तुति के बाद ही वो धरातल पर उतरते हैं। अब यहाँ चल ऐसा रहा है कि कई लोग, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स अधिकतर देखे जाते हैं आईएएस बाहर के होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कुछ बाहर के हैं, जो साँठ-गाँठ करके अपने यहाँ के लोगों को यहाँ पर गलत तरीके से ये फाइनल माने हम कि यहाँ पे आरक्षण का दुरुपयोग हुआ है। निश्चित रूप से 100% हम श्योर हैं। जो जिन चीज़ों को बेरोजगार संघ श्योर है या सुरेश सिंह? बेरोजगार संघ श्योर है। अगर सुरेश सिंह कह रहे हैं तो बेरोजगार संघ भी श्योर है कि यहाँ पर इस तरह की परिपाटी चल रही है कि कोई अनुसूचित जाति का लाभ लेकर नौकरी लग रहा है, कोई अनुसूचित जनजाति का लाभ लेकर नौकरी लग रहा है, कोई क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी लग रहा है, कोई ओबीसी का आरक्षण लेकर नौकरी लग रहा है। और हमारे अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे लीडर्स वो चुप्पी साधे बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। और उनका अपना तो हो गया, अपने आप को तो उन्होंने एक बार विधायक बनने से 10 पीढ़ियों का समेट लिया। अधिकारियों ने यहाँ नौकरी करके अपने करोड़ों रुपए की संपत्तियाँ अर्जित कर दी। लेकिन जो यहाँ का एक्चुअल मूल निवासी है, एक्चुअल मूल निवासी भी आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। और खासकर ये जो दबा कुचला वर्ग है, जो मैं तो एक्चुअल मूल निवासी तो दिनेश मास्टर था ना, शंभू पासवान तो नहीं था। निश्चित उसी बात पे आ रहा हूँ। जो दबा कुचला व्यक्ति है वो आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहा है। हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था राजनीति में भी है, जिस प्रकार से नौकरियों में उस प्रकार की राजनीति में भी है। हमारे यहाँ पर जो मेयर की सीटें हैं, मेयर की सीटों में से एक सीट हमारे हिस्से आई, वो ऋषिकेश की सीट आई। उसमें भी यहाँ के नेताओं ने, जो नेता अपने आप को कभी अनुसूचित जाति का हितैषी बताते हैं, कभी वंचितों का, शोषितों का हितैषी बता देते हैं, उन लोगों ने क्या तमाशा रचा इस समाज के साथ कि एक बिहार के व्यक्ति को आकर यहाँ पर मेयर का टिकट दे दिया। अच्छा, और टेक्निकल चीज़ है, उसको आप आज पूरा समझाइए जरा, मतलब है वो कैसे हो। अब जब उन्होंने टिकट दिया, अच्छा, तो वो विजयी भी हो गए। लेकिन जब हमने इसकी तह में जाने की कोशिश करी, तो हमें कई चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई। इन चीज़ों में से जो सबसे मुख्य बात यह है, जो महामहिम राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी हुई 1950 में, जिसमें कई कास्ट हैं जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं, कई अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं, कई ओबीसी के अंदर आती हैं। आर्टिकल 341, 342 बेसिकली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और उसमें जो कास्ट है, एक बार जो कास्ट उसमें निर्धारित हो गई 1950 में, वो आज तक बदस्तूर जारी है। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसमें छेड़छाड़ करने का अधिकार या तो संसद को या महामहिम राष्ट्रपति जी को है। तो उसमें स्पष्ट डायरेक्शंस हैं कि जो व्यक्ति जिस राज्य में, जिस जाति में है, उस जाति का सर्टिफिकेट वो उसी राज्य से प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति जिस राज्य में है, जिस आरक्षण में है जी, तो उसका फायदा उसको उसी राज्य में मिलेगा। तो यानी कि शंभू पासवान को गलत तरीके से यहाँ पर एंट्री दी गई, नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके खंगाले। और आर्टिकल 19 कहता है कि आप देश के किसी भी कोने में रहे, वो आपका अधिकार है। शंभू पासवान जी आज उत्तराखंड में, कल उत्तर प्रदेश में रहे, उनका अपनी स्वतंत्रता है और है। तो थोड़ा मतलब ये समझने की मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऑडियंस बहुत ग्रास रूट की भी है जी, कि आरक्षण की, जैसे दिनेश मास्टर, उदाहरण के लिए दिनेश मास्टर उत्तराखंड का मूल निवासी है, ऋषिकेश का है, तो ऋषिकेश का मेयर चुनाव लड़ने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट थे। और बिल्कुल दूसरा ये कि शंभू पासवान न तो यहाँ का मूल निवासी है, न स्थायी निवासी है, न वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है देश के किसी भी कोने से। जी, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल।
सर जो राज्य में जो इलेक्शन होगा उसका फायदा तो यहीं के मूल निवासी को होगा, यही है ना? यही कहने का तात्पर्य कि यहाँ का जो मूल निवासी है, और खासकर रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बिल्कुल। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मंगलौर में इलेक्शन हुआ, विधानसभा का उपचुनाव, और एक हरियाणा से कैंडिडेट लाए गए। हाँ। वो चलता है। अच्छा। किंतु आरक्षण वाले पे आरक्षित श्रेणी में ऐसा नहीं हो सकता कि सुरेश सिंह जाए और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ ले, या उत्तर प्रदेश को कोई आए और यहाँ उत्तराखंड में चुनाव लड़ ले। उत्तराखंड का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जनपद का हो सकता है, उसका उत्तराखंड की कैंडिडेट होने से इलेक्शन लड़े, वो हो सकता है, वो संभव है, बशर्ते उसका नाम वहाँ लिस्ट में हो। लेकिन जो बाहर का अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा संविधान कह रहा है, आर्टिकल 341 कह रहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य में अधिसूचित है, जिस जाति में, वो उस जाति का सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा, और उसके बाद वो किसी दूसरे राज्य में नहीं करे, बशर्ते वो रह रहा हो। तो ये तो हमारा राइट, कॉन्स्टिट्यूशन राइट ये है कि आप देश के किसी कोने में रह सकते हैं, लेकिन आप रिजर्वेशन का, आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। वो वहीं का जहाँ पर वो व्यवस्था हो रही होगी, वो वहीं का आदमी वो ले सकता है। यस, और मतलब दिनेश मास्टर ले सकता है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा नामों से एग्जांपल दे सकते हैं। अब देखो, अब कई लोग ये हुआ कैसे फिर जब जितनी कठोर व्यवस्था है? अब ये तो वही लोग बता पाएंगे, ज्यादातर वही लोग बता पाएंगे जिन लोगों ने शंभू पासवान जी को आगे किया। हमारी शंभू पासवान से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं है, कुछ लोग हैं उसके पीछे, किंतु जिस प्रकार से देखा गया है उसके पीछे कोई लॉबी है। एक कैबिनेट मंत्री ने शंभू पासवान को जिताने के लिए खुद को बिहारी घोषित कर दिया। मैं बिहारी हूँ। अच्छा। मैं भी बिहारी हूँ, आप शंभू पासवान को जिताओ। हाँ। एक मंत्री ने तो सब कुछ ही कर दिया। हाँ। और लास्ट में इस्तीफा भी हो गया। तो इस प्रकार की परिपाटी इन लोगों ने जानबूझकर रची है, और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उपहार स्वरूप हम किसी को दे रहे हैं। आपने प्रदेश सरकार ने, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने, और वो जो 2 मंत्री इसमें संलिप्त थे, प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल जी, जिनकी सह पर इसको यहाँ पर पनपाया गया, और यहाँ के जो मूल निवासी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके अधिकारों पर कठोराघात किया गया। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि हमें अंदर से पीड़ा होती है जब कोई इस प्रकार से बाहर का व्यक्ति आकर हमारे अधिकारों पर होती, पर इसका फैक्ट्स कैसे मानेंगे कि ये गलत है? गलत मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारे पास तमाम तथ्य हैं। अच्छा। जो सीधे इंडिकेट करते हैं कि ये गलत है। कई हमारे पास कई मामले हमारे पास हैं। हाँ। इसकी शिकायत हमने, ये मैं लेटर आपको जो दिखा रहे, मुख्य सचिव साहब को हमने लेटर दिया। ये लेटर हम आप पीछे वीडियो में आपको लगा देंगे। मुख्य सचिव सामने मैं दिखा देता हूँ आपके दर्शकों को। ये मुख्य सचिव साहब को हमने लेटर प्रोवाइड कराया है, दिया है, ज्ञापन बाकायदा उनके ऑफिस में जाकर दिया है। साथ में ये आप देख सकते हैं, इस पे स्टैम्प भी लगी है हमारे संगठन की, उत्तराखंड बेरोजगार संघ की, क्योंकि मैं उसका एक पदाधिकारी हूं। और साथ में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता उत्तराखंड शासन को हमने लेटर लिखा है। साथ में हमने सचिव समाज कल्याण को ये लेटर लिखा है कि ये इस प्रदेश में आरक्षण पर और यहाँ के मूल निवासियों पर कुठाराघात करने का, ये आपने आरटीआई लगाई, इसको थोड़ा तमाम आरटीआई बता देंगे। ये तमाम आरटीआई भी हमने लगाई है। संवैधानिक लाइनें लिखी हुई इस आरटीआई में भी, ये आरटीआई 2004 का एक शासनादेश है। अच्छा। श्री निरुप सिंह नपलचाल जी का प्रमुख सचिव थे ये। हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसमें एक लाइन जरूर जोड़ी गई है कि अन्य राज्य के निवासी उक्त वर्ग के अभ्यर्थी, यानी कि आरक्षित वर्ग की बात की गई है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं होगा, अन्य राज्य के निवासी को। और इस संबंध में शासनादेश संख्या 254 कार्मिक 2/2022 दिनांक 10 अक्टूबर 2022 से उक्त स्थिति पूर्व में ही स्पष्ट की जा चुकी है। और आरक्षित वर्ग के लिए अनुमन्य सुलभ सुविधाओं का लाभ उत्तरांचल के आरक्षित वर्ग को ही प्राप्त होगा। ये 2004 का शासनादेश है। उसके अतिरिक्त कुछ मैं शासनादेश भारत सरकार के भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका राइट जो आरक्षित वर्ग के लिए अधिकारों का या उसमें कुछ भी करने का अधिकार हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, भारत सरकार को है। तो और उसमें वही सब काम कर सकती है, जो भी संशोधन इत्यादि करने होंगे वही लोग कर सकते हैं। और उनके भी बाकायदा कुछ जियोज मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो भारत सरकार के हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 16014/82 दिनांक 22 फरवरी 1985 का एक शासनादेश है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है समस्त
मुख्य सचिवों के लिए उन्होंने पत्र जारी किया और कहा यह निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य में ही ले सकता है। माइग्रेट प्रवास जो जिसमें उसने प्रवास किया है उसमें नहीं ले सकता, स्पष्ट रूप से कहा गया है। और इसी पत्र का, इसी जो शासनादेश का हवाला लेकर एक्शन कमेटी ऑन इश्यू ऑफ कास्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में संवैधानिक पीठ एक बहुत बड़ी पीठ, जब सारे मामले जो कहीं नहीं सुलझते वो संवैधानिक पीठ में जाते हैं और लास्ट में वहाँ संविधान पीठ का जजमेंट है कि 18 जुलाई 1994 में जो संवैधानिक पीठ ने पाया कि अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य से ही ले सकता है, माइग्रेट किए गए राज्य से नहीं ले सकता। ये जियो 94 का है। नाम लेके क्यों गुरेज करें, यानी कि शंभू पासवान माइग्रेट कैंडिडेट, माइग्रेट हो क्या है। अब उन्होंने कुछ मैंने देखा कुछ मीडिया में उनका चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं टिहरी में रहता था और विस्थापित होकर ऋषिकेश आया हूँ। टिहरी में रहना, देहरादून में रहना, ऋषिकेश में रहना, देश के किसी भी कोने में रहने का सवाल नहीं है। विस्थापित हुए कई देश के कई अलग अलग कोनों के, कहीं भी नहीं, आप देश के किसी भी कोने में रहे, आर्टिकल 19 आपको इसकी स्वतंत्रता देता है। किंतु आप आरक्षण का लाभ अपने मूल राज्य में लेंगे जहाँ की आपकी पैतृक संपत्ति है, जहाँ आपके पूर्वज रहे। तो शंभू पासवान गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इसके अलावा 2018 का भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक शासनादेश एक और है जो मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें भी क्लियरली लिखा हुआ है कि इट वॉज क्लियरिफाइड दैट द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर्सन ऑन माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिज हर ओरिजिन टू अनदर स्टेट विल नॉट लॉज his her status as scheduled caste scheduled tribes, but he she will be entitled to the concessions benefits admissible to the scheduled caste scheduled tribe from the state of his her origin and not from the state where he she has migrated। यानी कि वही बात कह रहा है। इसके अलावा एक और 1985 में लिखा गया था, वही बात इसमें भी लिखी है। ये 2018 का है, ये करंट का जियो है। इसके अलावा 1984 का जियो जो भारत सरकार का है वो भी इसमें बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि इट इज क्लियरिफाइड दैट द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर्सन ऑन माइग्रेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिज ओरिजिन टू अनदर स्टेट विल नॉट लॉज हिज status as scheduled caste scheduled tribes, but he will be entitled to the concessions benefits admissible to the scheduled caste scheduled tribe from the state of his origin and not from the state where he has migrated। यानी कि ये भी वही कह रहा है कि आप दूसरे राज्य में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एक और जियो 1985 का है, 1985 का है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लगभग वही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है, इट इज ऑल्सो क्लियरिफाइड दैट, ये भी सब वही कह रहा है। दूसरा और एक जियो ये 22 मार्च 1977 का है, ये भी इसमें भी पूर्व कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत अपेक्षित अनुसार राष्ट्रपति के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहाँ वह राज्य है वहाँ संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद समय समय पर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित विभिन्न जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए आदेश जारी करते हैं। अंतर्राज्यीय क्षेत्र प्रतिबंध इस बात में क्लियर कह रहा है, ये जो जियो है 22 मार्च 1977 का ये जियो है, ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय क्षेत्र प्रतिबंध जानबूझकर लगाए गए हैं, अंतर्राज्यीय क्षेत्र प्रतिबंध जानबूझकर लगाए गए हैं ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विशिष्ट समुदाय से संबंधित लोग जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए योग्य माना गया है केवल उनके लिए ही प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठा सकें। चूंकि एक ही जाति के लोग अलग अलग राज्य संघ शासित प्रदेशों में रहते हैं, जरूरी नहीं कि वे एक ही तरह की अक्षमताओं से पीड़ित हों। और इसलिए यह संभव है कि एक ही जाति के दो व्यक्ति जो अलग अलग राज्यों संघ शासित प्रदेशों में रहते हैं दोनों को अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित नहीं माना जा सकता है या इसके विपरीत। इस प्रकार किसी व्यक्ति का किसी विशेष इलाके में निवास विशेष महत्व रखता है। इस निवास को शब्द के शाब्दिक या साधारण अर्थ के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर या उस व्यक्ति के उस इलाके के संबंध में उसकी जाति जनजाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तिथि यानी कि 1950 पर अस्थायी निवास को दर्शाता है, स्पष्ट लिख रहा है। इस प्रकार कोई व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने अस्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर है, उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन
या शिक्षा प्राप्त करने आदि के लिए उसे भी अनुसूचित जाति जैसा भी मामला हो के रूप में माना जा सकता है यदि उसकी जाति जनजाति उस राज्य क्षेत्र के संबंध में उस आदेश में निर्दिष्ट की गई है, लेकिन उसे अपने अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि किसी राष्ट्रपति के आदेश में उस क्षेत्र के संबंध में उसकी जाति जनजाति का नाम अनुसूचित किया गया है। स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आपको कुल मिलाकर यहाँ पास बहुत फैक्ट्स हैं और मैंने ये समझा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने के बाद ही कोई चीज शंभू पासवान चुनाव लड़ सकता है उत्तराखंड से। बिल्कुल, एक 1975 का भी जियो यही कह रहा है, वो भी लगभग यही कहेगा क्योंकि आप पास सारे फैक्ट्स हैं। तमाम जो जियो हैं और ये स्पष्ट करते हैं। ये लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं या आपका रिसर्च का पार्ट है या बेरोजगार संघ की लड़ाई? देखो, ये लड़ाई सामाजिक लड़ाई है, ये बेरोजगारी से भी इसका ताल्लुकात है, क्योंकि जिस प्रकार से एक मेयर का पद एक संवैधानिक पद है, एक मेयर का पद तो ऐसा है कि उसके साथ तो जब वो नॉमिनेशन करने गए होंगे तो उनके साथ 1000 लोग भी पीछे से गए होंगे, सबने देखा होगा शंभू पासवान कौन है, क्या है, कैसा है। वो चीज़ सामने आ गई, वो तो चीज़ सामने आ गई है, चलो, लेकिन उस चीज़ का क्या होगा, उस व्यक्ति का कैसे होगा जो व्यक्ति घर से मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, किसी परीक्षा का, और फिर वो परीक्षा देने जाता है, उसका सिलेक्शन भी हो जाता है, वो नौकरी करने लग जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियां जब इस तरीके से राजनीति में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस तरह से राजनीति में हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, तो वहाँ क्या स्थिति होगी जहाँ लाखों लोग आवेदन करते हैं। यहाँ तो एक व्यक्ति को पकड़ नहीं पाई हमारी शासन व्यवस्था। देखिए कितनी संवेदनहीन है कि उन्होंने इस बात को नहीं पकड़ पाए। तो जहां लाखों लोग आवेदन कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, परीक्षा के लिए, वहां कैसे पकड़ में आएंगी ये चीज़ें? तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही ज़रूरी मामला है कि इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इस पर बात अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम इसको ये माने कि ये पूरे देश में पहला ऐसा मामला है जिसने संविधान की अवहेलना की है? मतलब ऐसे समय समय पर बहुत से मामले आए हैं, तो उत्तराखंड में तो पहला मामला होगा। उत्तराखंड में भी इससे भी पूर्व भी मामला आया है। अच्छा। एक मामले का जिक्र मैं आपके साथ जरूर करना चाहूँगा, ये रंजना कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 1 नवंबर 2018 का मामला, करंट का मामला है। और इस मामले में जो है ये रंजना कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड का मामला है। इस मामले में जो है ये जो सर्वोच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ बैठी थी इस पे। अच्छा। ये असल में दरअसल पंजाब की थी, वाल्मीकि समाज की थी, और इन्होंने यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेना चाहा उत्तराखंड में। अच्छा। इन्होंने शादी करी यहाँ। अच्छा। और यहाँ लाभ लेने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच बैठी और उन्होंने डिसीजन दिया कि पंजाब राज्य की वाल्मीकि महिला को उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ये 2018 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच बैठी थी इसमें। और इस प्रकार के अन्य मामले भी हैं जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है। जैसे आप जिक्र करें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय का भी एक, बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन है इसमें, जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। ये रंजना कुमारी का मैंने आपको बता दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट का है जिसमें भी स्पष्ट किया गया है। और साथ में एक मैरी चंद्रा का केस है जो, तो मतलब हम कुल मिला करके ऐसा उत्तराखंड में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। मैरी चंद्रा का ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, जिसमें स्पष्ट रूप से किया गया कि एक राज्य का जो MBBS का छात्र था वो दूसरे राज्य में लाभ लेना चाह रहा था। अच्छा। MBBS का छात्र था जो दूसरे राज्य में भी आरक्षण का लाभ लेना जा रहा था, मेडिकल स्टूडेंट था वो, उसने अन्य राज्य में अनुसूचित जाति का तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला आया उसने स्पष्ट कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता दूसरे राज्य में। बिल्कुल स्पष्ट करा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है। तो ये तमाम फैसले हैं। उसके अलावा एक एक्शन कमेटी का एक फैसला, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है कि आरक्षण का लाभ वर्ष 1950 में अनुच्छेद 341 और 42 की अधिसूचना यानी कि 1950 में निवास स्थान, माता पिता या पूर्वज जो निवास स्थान जिनका वहाँ था उनका लाभ वहीं से मिलेगा। तो ये स्थिति है। और इसके अलावा जैसे ये तमाम तथ्य जो हैं ये हमने रखे हैं बाकायदा, जो माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं देहरादून के, और जिलाधिकारी के सम्मुख जो है हमने इस बातों को रखा है, चूँकि
दिनेश चंद्र ये मास्टर, शंभू पासवान और दिनेश मास्टर को लेकर के। जी जी जी, दिनेश चंद्र मास्टर जी ने कहा कि आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर, अच्छा। क्योंकि हमने इसमें बड़ा गहन अध्ययन किया है मैंने इसमें, और मैं तमाम शुरुआती दिन से, जिस दिन हमें पता चला कि एक बिहार के व्यक्ति को यहाँ पर मेयर बनाने की साजिश रची जा रही है प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसी दिन से हम इसमें लगे हुए थे डॉक्यूमेंटेशन में, और ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हमने मुख्य सचिव को भी पत्र सौंपा है, तमाम RTIs हैं, कुछ इससे कई गुना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हमने जिलाधिकारी महोदय को प्रोवाइड करा दिए हैं। और निश्चित रूप से ये ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं, 100% दावे के साथ कर सकते हैं कि ये जो सीट है मेयर की, आरक्षित सीट ऋषिकेश की, और इस पर जो गलत तरीके से निर्वाचित हुए हैं शंभू पासवान जी, इनकी विदाई तय है। इसलिए तय आप है, मानते हैं? बिल्कुल 100%, 100% मानता हूँ। ये जो तथ्य है, प्रेमचंद अग्रवाल और सुबोध उनियाल आ जाएंगे समर्थन में? देखिए, सुबोध उनियाल जी ने भी उतने ही दोषी हैं जितने दोषी शंभू पासवान हैं, क्योंकि उन्होंने बकायदा कहा है कि मैं भी बिहारी हूँ, आप इस बिहारी, मेरे बिहारी भाई को नहीं, आपको लगता है दोनों फिर समर्थन में आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे? समर्थन में आएंगे तो जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हैं सुबोध उनियाल जी, और नरेंद्र नगर विधानसभा में हमारी पैतृक संपत्ति भी है एक गांव में, और दूसरा नरेंद्र नगर विधानसभा के 50 गाँव में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदारी के गाँव हैं। और एक टिहरी जनपद की बात कर रहा हूँ मैं, घनसाली में सीट आरक्षित है, और उसके बाद जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ दिस कास्ट है, SC कास्ट का है, वो नरेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, देवप्रयाग कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो नरेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई आप ऐसा कर रहा, आपके विधायक जो हैं, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वो अपने बिहारी मुल्क के व्यक्ति को जिताने के लिए और यहाँ के मूल निवासियों के हक हकों पर डाका डालने के लिए खुद को बिहारी बता दे रहे हैं, और आप इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। नहीं, वैसे वहाँ के लोगों ने तो बहुत बोला उनको, जो हमने वीडियो में देखा, उनके बोलना भी चाहिए, उनके नजदीक लोगों ने बहुत बोलना भी चाहिए, और निश्चित रूप से बोलना चाहिए। तो अगर शंभू पासवान की विदाई है, सुरेश क्या मानते हैं आप? 100% विदाई है, और अगर विदाई पहले तो खुद होनी जानी चाहिए। हाँ। जिस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से इस्तीफा दिलाया गया, उसी प्रकार इस्तीफा दिला दिया जाए। अनदर तो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, ये तथ्य अगर हाईकोर्ट में जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं 100% दावे के साथ कब कह जाएंगे? सकता हूँ ये, क्योंकि जिलाधिकारी साहब ने तो अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो अभी एक आध दिन में पूरे बयान जो साक्ष्य उन्होंने लेने थे वो ले लिए हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन हमने देना था उन्होंने हमने किया है, दिया है उनको, जो शंभू पासवान जी ने भी देना होगा वो भी उन्होंने भी दे दिया होगा। अब जिलाधिकारी साहब के ऊपर है, किंतु मुझे संदेह होता है, संदेह मुझे ये होता है कि जिलाधिकारी चूँकि सरकार का पार्ट हैं और सरकार के इशारे पे ही काम करते हैं, और देहरादून के जिलाधिकारी तो खासकर जो हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी होते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी। एक और साक्ष्य मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि कुछ अधिकारी भी हमारे ऐसे हो गए हैं जिन अधिकारियों को काम करना तो दरअसल आता नहीं है, और वो कुछ का कुछ कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसी स्थिति न होती तो शायद ये प्रकरण भी न सामने आता, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच बड़ी गंभीरता से होती। जो चुनाव अधिकार था उनको ये पता नहीं था संविधान के अनुसार कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। अब तो हम तो यही समझते हैं अब कि न तो अधिकारियों को पता है, और ना ही जो हमारे इस समाज के रिप्रेजेंटेटिव जो हमने 13 विधायक विधानसभा में भेजे हैं उनको भी नहीं पता है। दरअसल वो भी जो है पार्टी विशेष की चापलूसी करने में लगे हुए हैं, चरण वंदना में करने। उनका एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, आपको हंसी आएगी। मैंने 2007 में मैंने 13 विधायकों को पूछा कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं जी। तो उन्होंने एक लाइन बोली, उन्होंने कहा कि हमारे पास कागज और कलम है, स्याही किसी और के पास है। यस, डेफिनेटली। और यही सच्चाई है। ये जिस अखबार में मैं अब अखबार का नाम क्यों प्रचार करूँ मैं, उसकी बॉटम न्यूज़ थी, हंसे लोग उसकी नीचे आर्टिकल लिखा कि हमारे पास कागज और कलम है, स्याही किसी और के पास। तो जब स्याही नहीं इनके पास तो त्याग पत्र देना चाहिए ना। बिल्कुल देना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, जो इस आरक्षित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मैं भी अनुसूचित जाति से ताल्लुकात रखता हूँ। निश्चित रूप से हमें ऐसे लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है जिनके पास जो स्याही नहीं ला पाते, और वहाँ से नहीं ला पाते, वहाँ तो रखी हुई ना। बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे लिए कुछ अलग से लाइए वहाँ से, बट हम इतना जरूर कहते हैं
पहले अगर आपकी क्षमता ये तो है नहीं कि आप कुछ अतिरिक्त मांग पाएँ, लेकिन इतनी क्षमता तो कम से कम अपने आप में रखिए कि जो आपके अधिकारों पर इतना डाका डाला जा रहा है यहाँ पर, कम से कम उसके खिलाफ तो खड़े होइए। आप चुप्पी साधे बैठे। इतना बड़ा गंभीर मामला, अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेटिव शून्य हो गया है मेयर में 12 मेयर में से एक भी मेयर हमारे अनुसूचित जाति का भी नहीं है, क्योंकि ऋषिकेश का था, वो भी बिहार का व्यक्ति हो गया, तो वो यहाँ से कहाँ से हो गया? तो क्या आपने शून्य कर दिया है हमारा जो हमारा हमारे अधिकार थे। हमारा एक लीडर जो है मेयर होता और वो कल के दिन में विधायक होता, मंत्री होता, हो सकता है वो कि आपसे अच्छा लीडर वही पैदा हो जाता, लेकिन आपने उसको मौका नहीं दिया और मौका किसी बिहार के व्यक्ति को दे दिया। तो खैर सुरेश के पास बहुत भंडार है और आने वाले दिनों में हम आपसे निवेदन करेंगे आप दोबारा कॉन्स्टिट्यूंसली जो चीज़ें हैं रिजर्वेशन को लेकर के उस पर हम बातचीत करेंगे। जैसे आपके और सारे मुद्दे हैं उन पे बात करेंगे कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों में किस तरह से हनन हो रहा है, मैं आरक्षण को लेकर के उस पर हम बात करेंगे। तो आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर ऐसी किसी खास युवा और संघर्षशील व्यक्ति से मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।